जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा सागर एकेडमी पे। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे, मस्त और स्वस्थ होंगे। आपकी पढ़ाई बढ़िया और बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। साथियों, एसएससी एमटीएस के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया गया है। तो जो स्टूडेंट एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए साथियों यह क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो साथियों, जब तक एसएससी एमटीएस का पेपर नहीं हो जाता तब तक इस चैनल पर डेली एसएससी एमटीएस के लिए जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न आते रहेंगे। आपको प्रश्न देख के पता चल जाएगा कि एसएससी में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यानी साथियों, अब तक एसएससी एमटीएस में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों से रिलेटेड प्रश्न का मैं डेली प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा। इससे क्या होगा, आपको एग्जाम का आइडिया पता चल जाएगा कि एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और एसएससी अब तक के कौन कौन से प्रश्नों को पूछता हुआ चला आ रहा है। और साथियों, आपको पता है कि जो एमटीएस की मेरिट बनती है वह अंग्रेजी, साथियों किस पे, तो ये अंग्रेजी और जीके के विषय पे इसकी मेरिट बनती है। साथियों, आपको रीजनिंग आती है इससे कोई मतलब नहीं है, आपको मैथ आता है इससे कोई मतलब नहीं है। ये दोनों सब्जेक्ट साथियों सिर्फ तो सिर्फ क्वालिफाई होंगे। बाकी जो आपकी मेरिट बनने वाली है जीके और अंग्रेजी, इन दोनों विषय पे आपकी मेरिट बनेगी। तो साथियों, ये आपको एसएससी एमटीएस में सिलेक्शन लेना है तो आप अपना अंग्रेजी और जीके यह दोनों बेस काफ़ी मजबूत कर लीजिए, क्योंकि साथियों मेरिट जो बनती है एमटीएस की यह अंग्रेजी और जीके के विषय पे होती है। तो साथियों, एमटीएस की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जीके का प्रैक्टिस सेट पर डे आता रहेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। और हाँ साथियों, जितने भी प्रश्न कराऊंगा एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न कराऊंगा। आपको प्रश्न देख के पता चल जाएगा कि एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए साथियों, अब बिना किसी देरी के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। और आपसे विनती है कि आप वीडियो को बिना स्किप की वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और हो सके तो इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए साथियों, स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 1 दिख रहा होगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। जो योजना आयोग होती है किस वर्ष इसकी स्थापना की गई थी। तो देखिए साथियों, इसकी स्थापना की गई थी, ऑप्शन नंबर 2 जो है 1950। कब की गई थी साथियों? 1950 में इसकी स्थापना की गई थी, जो कि नीचे उत्तर में 1950 लिखा भी है। तो साथियों, जो योजना आयोग है इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। और साथियों बाद में इसे 2014 में साथियों 2014 में इसे योजना आयोग से हटा करके इसका नाम नीति आयोग कर दिया गया। क्या इसका नाम कर दिया गया? तो साथियों इसका नाम क्या कर दिया गया? इसका नाम साथियों नीति आयोग कर दिया गया। और बात करें साथियों कि नीति आयोग के अध्यक्ष यानी योजना आयोग या नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो साथियों खुद प्रधानमंत्री होते हैं। साथियों, योजना आयोग या नीति आयोग के अध्यक्ष खुद भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो वर्तमान समय में साथियों योजना आयोग अर्थात नीति आयोग के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न साथियों। प्रश्न था कि किस वर्ष में योजना आयोग की स्थापना की गई। तो साथियों योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई और इसको 2014 में बदल के साथियों इसको नीति आयोग कर दिया गया। क्या कर दिया गया? तो इसका नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया। 2014 से पहले इसे साथियों योजना आयोग के नाम से जानते थे और इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 2 दिख रहा है। प्रश्न है, गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब किस नदी के तट पर स्थित है। जो खाली स्थान साथियों यहाँ पे क्या आएगा? प्रश्न पूछा गया कि गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब नदी के तट पर स्थित है। तो देखिए साथियों, जो गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब है यह सतलज नदी पर स्थित है। कहाँ पे? तो साथियों सतलज नदी के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। तो साथियों सतलज नदी जो है इसके तट पर स्थित है गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न था साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न गुर्दे की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। जो साथियों गुर्दे की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई इसे क्या कहते हैं? तो साथियों इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है नेफ्रॉन। क्या कहते हैं साथियों? नेफ्रॉन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि गुर्दे की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। तो काफ़ी अच्छा और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा स्थान तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। काफ़ी अच्छा और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। एसएससी में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा स्थान तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। तो साथियों तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है खेतड़ी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि खेतड़ी जो है यह तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा साथियों, खेतड़ी तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न जनवरी 2021 में भारतीय पशु चिकित्सा परिषद के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया था। साथियों प्रश्न आप बहुत ध्यान से देखिए। प्रश्न कहाँ से
किस प्रकार का पूछा गया है। साथियों वर्तमान में 2024 चल रहा है और यह प्रश्न उठा के पूछ लिया है 2021 का। तो देखिए एसएससी किस प्रकार के प्रश्न को पूछता है। ये ज़्यादातर साथियों ओल्डेस्ट प्रश्न को पूछता है। तो आप करंट अफेयर्स के जितने भी पुराने वाले पेपर्स हैं उनको एक बार अपना रिवीजन जरूर करके जाइएगा, क्योंकि साथियों पुरानी वाली प्रैक्टिस सेट से एक दो सवाल जरूर एग्जाम में फंस जाते हैं। तो देखिए आप ही प्रश्न को देखिए, क्या लिखा है कि जनवरी 2021 में। अब देखिए सवाल साथियों 2021 का उठा के पूछ लिया है इसमें। देखिए पूछा है कि जीके के रूप में पूछा है कि जनवरी 2021 में भारतीय पशु चिकित्सा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था। तो देखिए यह चुना गया था साथियों किसे, तो उमेश शर्मा जी को, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि उमेश शर्मा को 2021 में भारतीय पशु चिकित्सा परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। आप क्या कीजिए, एमटीएस का एग्ज़ाम देने के पहले आप क्या करना, तो आप 2021 से लेके 2023 तक के जितने भी महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न हैं इनका आप रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। एक बार इनका साथियों जीके का जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनको आप एक बार ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 2 या 3 प्रश्न आपके एग्जाम में ज़रूर फंसते हैं। और मैं बार बार आपसे कहता हूं कि आपको कोई भी परीक्षा बीट करनी है तो सबसे पहले आपको उसका रिवीजन करना होगा। आप अपनी थ्योरी क्लास भी पूरी कीजिए, बट कई बच्चे क्या करते हैं कि थ्योरी क्लास लेके क्लास को छोड़ देते हैं। तो आप जब तक थ्योरी क्लास लेंगे तभी तक आपको उत्तर याद रहेगा, बट जब तक आप उसका रिवीजन नहीं करेंगे साथियों आपको कंठस्थ रूप से कोई भी प्रश्न नहीं याद रहेगा। चाहे आप साथियों मैथ ले लीजिए, चाहे आप रीजनिंग ले लीजिए, यदि आप उसको बार बार आप रिवीजन करेंगे, बार बार आप उसको लगाएंगे तभी वो आपको याद रहेगा। तो ठीक इसी प्रकार साथियों जीके जीएस होता है। जब तक आप इसको बार बार पढ़ेंगे नहीं, आप इसका बार बार रिवीजन नहीं करेंगे, तब तक यह साथियों आपको याद होने वाला नहीं है। तो मैं यही बार बार आपसे कहता हूँ कि कोई भी परीक्षा अगर आपको बीट करनी है तो आप जितना हो सके उसका बार बार रिवीजन कीजिए। अगर आप कोई भी परीक्षा को निकालना चाहते तो परीक्षा की सबसे बड़ी ताकत है नोट्स का बार बार रिवीजन करना। तो जितना हो सके साथियों आप पढ़िए, थ्योरी क्लास लीजिए, लेकिन एक दिन थ्योरी क्लास लीजिए तो उसका आप एक दिन रिवीजन भी कीजिए। और रिवीजन करने के बाद फिर आप देखिए कि मुझे कहाँ तक यह याद हुआ और कहाँ तक नहीं याद हुआ। फिर जो हमें याद नहीं हुआ है फिर उसका हम एक अलग से लिस्ट बनाएं, फिर उसको हम बाद में याद करें। मतलब जो याद है उसको छोड़ दें, फिर उसके बाद में जो याद नहीं उसको याद करें। फिर जब ये दोनों याद हो जाएं तो इन दोनों को फिर एक साथ हम इकट्ठा करके फिर याद करें। तो रिवीजन क्लास इसी प्रकार से की जाती है साथियों। तो ठीक इसी प्रकार कुछ आप रिवीजन करेंगे, कुछ मैं यूट्यूब पर आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा। तो इससे साथियों हो सकता है आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। बट मैं यही कहता हूँ कि आप कहीं पे भी पढ़िए, किसी से भी पढ़िए, बट आप अपने नोट्स का बार बार रिवीजन कीजिए। आप बार बार पढ़िए, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो इसीलिए साथियों कंपटीशन बहुत हाई है, तो आपको पढ़ना बहुत पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि आप 12-12 घंटे पढ़ें, लेकिन हाँ 2 घंटे 3 घंटे जितना हो सके आप पढ़ें, लेकिन कंठस्थ तरीके से पढ़ें। तो चलिए साथियों बात बहुत हो गई, अब हम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। साथियों प्रश्न है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई है। क्या है साथियों, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एक इकाई है। तो क्या है साथियों, तो ऊर्जा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई है साथियों, क्या है, तो ऊर्जा है। ऊर्जा साथियों इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मिट्टी की अम्लीय प्रकृति की उच्च सांद्रता से प्रदर्शित होती है। साथियों प्रश्न है कि मिट्टी की अम्लीय प्रकृति की उच्च सांद्रता से प्रदर्शित होती है। तो क्या प्रदर्शित होती है साथियों, तो हाइड्रोजन प्रदर्शित होती है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। तो साथियों मिट्टी की जो अम्लीयता वाली प्रकृति होती है इससे साथियों हाइड्रोजन की उच्च सांद्रता प्रदर्शित होती है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे साथियों क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे साथियों हाइड्रोजन आ जाएगा कि मिट्टी की अम्लीयता की प्रकृति हाइड्रोजन की उच्च सांद्रता से प्रदर्शित होती है। काफ़ी अच्छा प्रश्न था, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अप्रैल 2021 तक लंदन में नेहरू सेंटर के निदेशक निम्नलिखित में से कौन है। देखिए साथियों प्रश्न 2021 का उठा के पूछा जा रहा है कि अप्रैल 2021 तक लंदन में नेहरू सेंटर के निदेशक निम्नलिखित में से कौन है। तो साथियों ये कौन थे, तो ये है अमीश त्रिपाठी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अमीश त्रिपाठी साथियों 2021 तक लंदन में नेहरू सेंटर के निदेशक के रूप में थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में किस स्थान पर दिन और रात के तापमान के बीच का अंतर सबसे अधिक होने की संभावना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए साथियों एसएससी में इसी प्रकार के प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं। प्रश्न निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान के बीच का अंतर सबसे अधिक होने की संभावना है। तो यह है साथियों थार रेगिस्तान। कहाँ पे होता है साथियों, तो थार रेगिस्तान में होता है।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, प्रश्न विपणन सीजन 2021 से 22 में निम्नलिखित में से किस रबी फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में पिछले वर्ष की तुलना में ₹50 प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है? तो किस में की गई है साथियों? यह हुई है गेहूं में, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो गेहूं में साथियों ₹50 प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों। प्रश्न था कि विपणन सीजन में 2021-22 में निम्नलिखित में से किस रबी फसल की न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में पिछले वर्ष की तुलना में ₹50 प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई? तो यह की गई गेहूं में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये साथियों। अगला प्रश्न है गुरु हेमकुंड साहिब की छत उल्टी आकृति की है। स्टार लगा के चलिए, हो सकता है साथियों यह आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ ले। देखिए प्रश्न क्या है कि गुरु हेमकुंड साहिब की छत उल्टी आकृति की है। तो साथियों उल्टी आकृति की या देखने में कैसी? तो साथियों कमल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा कि गुरु हेमकुंड साहिब की छत उल्टी आकृति की यानी कमल की आकृति की है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अधिनियम वर्ष 2005 में पारित किया गया था? स्टार लगा के चलिए साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है कि कौन सा भारतीय अधिनियम वर्ष 2005 में पारित किया गया? तो यह किया गया था साथियों घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम। तो साथियों घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम या वर्ष 2005 में पारित किया गया था। काफ़ी अच्छा प्रश्न था साथियों। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो साथियों इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। जितना शेयर करेंगे साथियों उतना ही मैं आपके लिए अच्छी वीडियो लेके आऊँगा। तो प्लीज़ साथियों वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए अब हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न विकिरण बेल्ट चुंबकीय रूप में फंसे हुए अत्यधिक ऊर्जावान आवेशित कणों के विशाल समूह हैं जो पृथ्वी को घेरे हुए हैं। तो यह क्या है साथियों? यह है वैन आयलन। क्या है साथियों? तो वैन आयलन इसका सही उत्तर हो जाएगा कि विकिरण प्लेट चुंबकीय रूप से फंसे हुए हैं अत्यधिक ऊर्जावान आवेशित कणों के विशाल समूह हैं जो पृथ्वी को घेरे हुए हैं। तो कौन सा है? तो साथियों ये वैन आयलन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, यहाँ पे साथियों क्वेश्चन लिखा था। प्रश्न 24 सितंबर 2019 को स्वच्छ भारत अभियान के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल गोल कीपर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। स्टार लगा के चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। प्रश्न है कि 24 सितंबर 2019 को स्वच्छ भारत अभियान के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल गोल कीपर पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो किसे हुआ साथियों? यह नरेंद्र मोदी जी को हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। 24 सितंबर 2019 को स्वच्छ भारत अभियान के लिए, किसके लिए साथियों? यह स्वच्छ भारत अभियान के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल गोल कीपर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। किसके द्वारा प्राप्त हुआ है साथियों? तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा। कौन सा पुरस्कार था साथियों? यह ग्लोबल गोल कीपर पुरस्कार था। वो किसके लिए प्रदान किया गया? तो साथियों यह स्वच्छता के लिए प्रदान किया गया। और कब किया गया? तो 24 सितंबर 2019 को किया गया। और किसे किया गया साथियों? नरेंद्र मोदी जी को। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में हो सकता है पूछ लिया प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों, भारत में कहाँ कुरुआ के नाम से जाने वाली स्लेश एंड बर्न वर्षा होती है? साथियों स्लेश एंड बर्न कृषि होती है। सॉरी साथियों, वर्षा मुँह से निकल गया। तो प्रश्न था कि भारत में कहाँ कुरुआ के नाम से जाने वाली स्लेश एंड बर्न कृषि होती है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कहाँ होती है साथियों? यह होती है झारखंड राज्य में। तो झारखंड राज्य में साथियों स्लेश एंड बर्न कृषि होती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इसको वहाँ पे किस नाम से जानते हैं साथियों? तो इसको वहाँ पे कुरुआ के नाम से जानते हैं। तो साथियों प्रश्न है कि भारत में कहाँ कुरुआ किसके नाम से साथियों? कुरुआ के नाम से जाने वाली स्लेश एंड बर्न कृषि होती है। तो झारखंड राज्य में होती है साथियों। कहाँ पे होती है? तो झारखंड राज्य में होती है। अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न है ₹7,904 करोड़ के दान के साथ एडल गिव हुरन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2020 द्वारा भारत में सबसे उदार परोपकारी घोषित किया गया था। स्टार लगा कि चलिए साथियों, एग्जाम वाला अगर फुल मूड में रहेगा तो ऐसे प्रश्न को जरूर पूछ सकता है। तो जितने भी प्रश्न थे साथियों, आज हम 2021 से लेके 2024 के बीच में जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को इकट्ठा करने की कोशिश की हूँ। इससे साथियों आपको क्या होगा, प्रीवियस ईयर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको उलटने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको इसी वीडियो में हो सकता है मिल जाए। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट वाली
क्लास है साथियों, आप इसको पूरा जरूर देखिए। प्रश्न है, रुपया 7,904 करोड़ के दान के साथ एडल गिव हुरन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2020 द्वारा भारत में सबसे उदार परोपकारी, तो साथियों भारत में सबसे उदार परोपकारी घोषित किया गया था। कब किया गया था साथियों? यह 2020 में किया गया था। तो किसे किया गया था? यह अजीम प्रेम जी को किया गया था। तो साथियों अजीम प्रेम जी को 2020 में भारत में सबसे उदार परोपकारी घोषित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सबसे पहले घटित हुई थी? लगा के चलिए स्टार साथियों, हो सकता है प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछ ले। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सबसे पहले घटित हुई थी? तो साथियों यह घटना थी बंगाल विभाजन। क्या थी साथियों? तो बंगाल का विभाजन। काफ़ी अच्छा प्रश्न है साथियों। तो यह घटना साथियों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सबसे पहले घटित हुई थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। बंगाल का जो विभाजन है यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सबसे पहले घटित हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान संशोधन में राज्य विधानमंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों का निर्वहन करने के लिए पंचायत राज व्यवस्था की नींव के रूप में ग्राम सभा की परिकल्पना की गई है। तो साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न की भारतीय संविधान संशोधन में राज्य विधानमंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों का निर्वहन करने के लिए पंचायत राज व्यवस्था की नींव के रूप में ग्राम सभा की परिकल्पना की गई। तो साथियों ग्राम सभा की परिकल्पना की गई या 73वें संविधान संशोधन में। कब की गई साथियों? तो 73वें संविधान संशोधन में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों काफ़ी अच्छा प्रश्न है साथियों। क्वेश्चन है, पंजाब राज्य का एक गायन संगीत रूप है। तो क्या है साथियों? कव्वाली, गजल, टप्पा, भजन। तो साथियों 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से इसका उत्तर क्या होगा कि पंजाब राज्य का एक गायन संगीत रूप है। तो साथियों यह है टप्पा। क्या है साथियों? तो टप्पा जो है पंजाब राज्य का गायन संगीत है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न साथियों, प्रश्न आप देख ले रहे हैं साथियों क्या किस प्रकार से पूछा जा रहा है कि 2021 का प्रश्न साथियों यह है। तो देखिए प्रश्न की बैडमिंटन खिलाड़ी ने मार्च 2021 में ऑल इंग्लैंड ओपन, कौन सा साथियों? तो ऑल इंग्लैंड ओपन 2021 में पुरुष एकल खिताब जीता है। तो पुरुष एकल खिताब साथियों किसने जीता है 2021 में ऑल इंग्लैंड ओपन? तो यह जीता है साथियों लिली जिया ने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लिली जिया जो है इन्होंने 2021 में ऑल इंग्लैंड ओपन पुरुष एकल का खिताब जीता था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की वास्तविक जीडीपी बढ़ने का अनुमान है। तो साथियों यह अनुमान था 11%। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। काफ़ी अच्छा प्रश्न है साथियों। यह 2021 का क्वेश्चन है साथियों। इसी प्रकार के प्रश्न आपके एसएससी एमटीसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न की बल की सीमा 10 से 16 मीटर के क्रम की है। जो बल की सीमा है साथियों 10 से 16 मीटर के क्रम की है। तो यह किस प्रकार की है? तो साथियों यह जो है यह साथियों सबसे कमज़ोर परमाणु है। जो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सबसे कमज़ोर परमाणु। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बल की सीमा 10 से 16 मीटर के क्रम की है तो कमज़ोर परमाणु है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से संहिताबद्ध करने के प्राथमिकता उद्देश्य से पारित किया गया था? काफ़ी अच्छा प्रश्न है साथियों। यह प्रश्न साथियों भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से संहिताबद्ध करने के प्राथमिक उद्देश्य से पारित किया गया था। तो यह साथियों 7वां संशोधन था। कौन सा? तो साथियों 7वां संशोधन था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 7वां संशोधन था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। यदि एग्जामिनर अपने फुल मूड में रहेगा तो इस प्रकार के प्रश्न को पूछ सकता है। प्रश्न है, ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है जिन्हें देवी के रूप में पूजा जाता था। ये कौन सी नदियाँ हैं? या साथियों ये नदियाँ कौन सी हैं जो ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है
जिन्हें देवी के रूप में पूजा जाता है, ये नदियाँ कौन सी हैं? तो साथियों ये नदियाँ हैं ब्यास और सतलुज। क्या है साथियों? तो ब्यास और सतलुज नदियाँ हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, काफ़ी लाजवाब प्रश्न। स्टार लगा के चलिए, एग्जामिनर अगर फुल मूड में रहेगा तो ऐसे प्रश्न को पूछ सकता है। प्रश्न है निम्नलिखित में से प्रथम डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विजेता कौन थे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रथम डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विजेता कौन थे? तो ये थे साथियों के.एस. कृष्णन। कौन थे साथियों? तो के.एस. कृष्णन थे। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है साथियों क्योंकि यह पहली बार मिला था, और किसे मिला था? तो के.एन. कृष्णन को मिला था। इसलिए साथियों यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट बन सकता है। हो सकता है आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ ले कि प्रथम डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विजेता तो के.एस. कृष्णन जी थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इसका लक्ष्य 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर से नल का जल कनेक्शन उपलब्ध कराना है। यानी ग्रामीण घर में नल से जल यानी नल का जल कनेक्शन उपलब्ध कराना है। इसका लक्ष्य 2024 तक यानी 2024 तक था। तो इसे कौन सी नाम दी गई? तो इसे नाम दिया गया था साथियों जल जीवन मिशन। क्या दिया गया था? जल जीवन मिशन दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर बन जाएगा। देखिए प्रश्न की किसका लक्ष्य 2024? साथियों यहाँ पे इसका लिखा यहाँ पे होगा साथियों किसका। तो किसका लक्ष्य 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में नल का जल कनेक्शन उपलब्ध कराना है? तो यह है जल जीवन मिशन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। प्रश्न देखने में काफ़ी आसान लग रहे होंगे और आपको काफ़ी सरल भी लग रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं साथियों। एग्जाम हॉल में जब हम बैठते हैं तो जितने भी आसान प्रश्न होते हैं वो हम वहाँ पे बैठते ही भूल जाते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप बार बार नोट्स का रिवीजन कीजिए, क्योंकि जितने भी प्रश्न होते हैं कोई भी प्रश्न आसान और कठिन नहीं होता, सभी प्रश्न एक समान होते हैं साथियों। कठिन से कठिन प्रश्न भी आसान हो जाते हैं जब आप उसका रिवीजन करते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप अपने नोट्स का बार बार रिवीजन कीजिए, जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए और अपनी थ्योरी क्लास भी लीजिए और नोट्स का रिवीजन भी कीजिए। अगर आप रिवीजन करेंगे तो कोई भी चीज़ हो आप उसको बहुत जल्दी हासिल कर सकते हैं। क्योंकि साथियों जो कुआं होता है, कुएं की जगह पे पानी निकालने के लिए जब बार बार रस्सी उस पर रगड़ी जाती है, यानी जब बाल्टी कुएं में जाती है और रस्सी जो उसकी जगह पे बार बार रगड़ी जाती है, उसके रगड़ से साथियों वहाँ पे गड्ढा बन सकता है। तो बार बार आपको मेहनत करने से यानी बार बार आप रिवीजन करेंगे, पढ़ेंगे, तो इससे आपको सफलता बहुत ही जल्दी मिल सकती है। तो इसीलिए साथियों आप किसी भी चीज़ का अगर रिवीजन करेंगे तो आपको शायद वह प्रश्न याद रहेगा। एग्जाम हॉल में आपको हिचकिचाहट नहीं होगी और आप प्रश्न को कम से कम समय में कर पाएंगे। तो इसीलिए आप नोट्स का बार बार रिवीजन जरूर कीजिए, थ्योरी क्लास भी लीजिए। अपनी थ्योरी क्लास पूरी हो जाने के बाद आप नोट्स का रिवीजन जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आपको एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो आप अपने नोट्स का रिवीजन करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होता है। और मैं ये नहीं कहता कि आप 12 घंटे 10 घंटे पढ़िए, बट आप उस प्रकार से पढ़िए जिस प्रकार से आप अपने टाइम को एडजस्ट कर ले जाएं। साथियों 10 घंटे और 12 घंटे पढ़ के किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है साथियों। सिलेक्शन हुआ है तो बंदे का स्मार्ट वर्क करके हुआ है। आप 10 घंटे 12 घंटे बैलों की तरह मेहनत करके आप उसमें मत जाइए, आप कुछ अलग कीजिए। यानी आप क्या कीजिए, तो आप एक्स्ट्रा पढ़िए साथियों। क्या है कि आप 10 और 12 घंटे मत पढ़िए, आप 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे पढ़िए, लेकिन हाँ वो घंटे पढ़िए जो आपको एकदम जाने कि मेरे एकदम कंठस्थ घंटे हैं, इसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो बस वहीं साथियों आप इस प्रकार से पढ़ाई कीजिए। एकदम 10 और 12 घंटे पढ़ के किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ। वो जो कहते हैं वो सिर्फ उनकी फेंकी बातें रहती हैं, तो इसलिए उनकी बातों पे नहीं जाना चाहिए। हमें अपने हिसाब से एडजस्ट करना चाहिए, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं और अपने मन का हाल सिर्फ आप ही जानते हैं कि हाँ हम किस लेवल में कितने पानी में हैं। तो साथियों अपने अपने मन की हाल अपने आप ही पता चलता है कि हाँ हम किस लेवल में किस पानी में हैं। किसी के कहने और किसी से सुनने से हमें नहीं करना चाहिए। हमें करना चाहिए तो अपने हिसाब से, अपने समय के हिसाब से। आपको जब टाइम मिले, आपको दिन में टाइम नहीं मिलता, आप दिन में काम करते हैं, तो आप उसका संति रात में पढ़ लीजिए। और यदि कोई व्यक्ति को दिन में पढ़ाई करने का मौका मिल जाता है तो उसका तो और अच्छा, आप अपनी रात में नींद पूरी कर लीजिए। और साथियों जब तक आपका नींद पूरा नहीं रहेगा तब तक आपको कुछ याद नहीं रहेगा, क्योंकि साथियों एक स्वस्थ दिमाग के लिए साथियों आपको नींद लेना बहुत ही आवश्यक है। तो साथियों कम से कम आप अपनी नींद 6 से 8 घंटे के बीच में ज़रूर लीजिए। या साथियों नींद जब तक आप नहीं लेंगे तब तक आपका साथियों माइंड स्वस्थ नहीं रहने वाला है। तो प्लीज़ आप अपनी नींद भी फुल नहीं साथियों 6 से 8 घंटे कम से कम अपनी नींद जरूर लीजिए। बाकी जो आपके घंटे हैं इसमें अपनी पढ़ाई कीजिए, अपने दैनिक कार्य कीजिए। और मैं ये नहीं कहता कि आप 10 से 12 घंटे ही पढ़िए, बट इतना पढ़िए कि
हमारा सिलेक्शन हो जाए उस लेवल से पढ़िए, क्योंकि आप अपने मन की हाल सिर्फ आप जानते हैं कि हाँ मैं किस लेवल से अपने सिलेबस को पूरा कर लूँगा और अपना नोट्स रिवीजन कर लूँगा, तो आप उसी हिसाब से पढ़िए। तो चलिए साथियों, बातें हो गई, अब हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों, प्रश्न है केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार 2021-22 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत अनुमानित है। तो यह साथियों क्या है, तो 6.8% है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न की 2021-22 के अनुसार जो साथियों बजट आया था 21-22 में, उसके अनुसार साथियों जो 21-22 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद जो था इसका प्रतिशत अनुमानित था 6.8% था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। 6.8% 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत अनुमानित था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है डैश है साथियों, यहाँ पे खाली स्थान पे भरना है। प्रश्न ऐसे वातावरण को संदर्भित करता है जिसमें ऑक्सीजन आसानी से उपलब्ध हो। तो यह क्या है साथियों, तो यह एरोबिक। क्या है साथियों, तो एरोबिक जो है यह ऐसे वातावरण को संदर्भित करता है जिसमें ऑक्सीजन आसानी से उपलब्ध हो जाता है, तो यह एरोबिक। तो एरोबिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी लाजवाब प्रश्न है। देखिए साथियों, हो सकता है एग्जाम में प्रश्न पूछ ले। प्रश्न है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न। देखिए 4 ऑप्शन है, चलिए ऑप्शन को पढ़ते हैं। बोला है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। क्वेश्चन का लेवल देख रहे हो साथियों, किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखिए पहला ऑप्शन है उनका जन्म स्थान गुजरात था, उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी थी, और ऑप्शन सी है वे ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, और ऑप्शन नंबर डी है वे आर्य समाज के संस्थापक थे। तो साथियों अब बोला है कि इनमें कौन सा कथन सही है, यानी 3 कथन तो गलत हैं, इसमें से एक कथन सही है। तो कहा है साथियों वे ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। क्या थे साथियों, तो वे ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो साथियों वे ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में कौन सा कथन साथियों गलत है। सॉरी साथियों, गलती से जल्दबाजी में निकल गया कि कौन सा कथन सही, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। साथियों ये ब्रह्म समाज के संस्थापक नहीं थे साथियों, यही इनका कथन गलत है। वहीं तो मैं साथियों ये जब देखा कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक तो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, तब दिमाग में आया कि हाँ प्रश्न कुछ दूसरा कह रहा है। तो साथियों प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे साथियों क्या हो रहा है, तो गलत है पूछा गया। गलती से साथियों प्रश्न सही निकल गया, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वे ब्रह्म समाज के संस्थापक नहीं थे, इसीलिए यह कथन गलत है। और बाकी साथियों उनका जन्म गुजरात में हुआ था, इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक भी लिखी थी, और ये आर्य समाज के संस्थापक थे, बट ये ब्रह्म समाज के संस्थापक नहीं थे। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा कि ये ब्रह्म समाज के संस्थापक नहीं थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कौन 2021 का पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता। देखिए साथियों हमने आपसे पहले ही कहा था कि अगर आप MTS का एग्ज़ाम देने जाएंगे, किसी भी SSC का एग्ज़ाम दीजिए, तो उसमें साथियों 2021 से लेकर 2024 यानी अब तक के लेके 3 सालों के प्रश्न का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर कीजिए, क्योंकि साथियों जो मेरिट बनती है GK पे ही बनती है, और एग्ज़ाम वाला जानता है कि बच्चे क्या करते हैं, अपडेट वाला पढ़ते हैं, यानी जो आपके 6 माह के करंट अफेयर्स हैं 6 माह के इधर वाला पढ़ते हैं। बस एग्ज़ाम वाला जब साथियों अपने फुल में मूड जाएगा तो वह 4 माह के, वो साथियों 4 वर्ष पुराना वाला भी पूछ सकता है, और 2 या 3 वर्ष का पुराना भी पूछ सकता है। तो इसीलिए साथियों हमें कम से कम तो साथियों 2021 साथियों कहाँ से, तो 2021 से लेकर 24 तक का हमें करंट अफेयर्स देखना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि पूरा करंट अफेयर्स, तो वो साथियों अगर पूरा पढ़ेंगे तो कम से कम वो साथियों बन जाएंगे 8-9 हज़ार प्रश्न बन जाएंगे। तो उनमें से जो इम्पोर्टेंट है उसको आप ज़रूर पढ़ के जाइए। तो साथियों यदि आप नहीं पढ़ सकते हैं, सिर्फ आप अपने नोट्स का रिवीजन कीजिए और आप अपनी थ्योरी क्लास पूरी कीजिए। बाकी मैं जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वह आपको डेली करवाता रहूँगा, इसका टेंशन आप छोड़ दीजिए। बस साथियों आप कंटिन्यू क्लास देखिए, आपकी कोर्स जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने की मेरी जिम्मेदारी है, बस आपको क्लास कंटिन्यू और मेहनत से देखनी है। तो देखिए साथियों प्रश्न है कौन 2021 का, साथियों कौन 2021 का पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता। तो ये है साथियों सुदर्शन साहू जी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। साथियों कौन है, तो सुदर्शन साहू जी हैं। तो बस साथियों क्लास काफ़ी लंबी भी हो गई, 29 मिनट के करीब में हो गई साथियों क्लास। तो बस प्रश्न भी यहीं तक थे। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छा लगा होगा। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा तो प्लीज़ आज चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और जितना हो सके इस वीडियो को साथियों अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।
प्लीज़ साथियों आपसे विनती है, आपके लिए इतना मेहनत करता हूं तो आपका भी दायित्व है कि आप वीडियो को शेयर कीजिए, जितना हो सके साथियों दबा के शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे क्या होता है साथियों, मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेके आता हूँ जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और बस मैं यही कहना चाहूँगा साथियों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को छोड़ दीजिए साथियों। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिवीजन करने का टेंशन आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। यह जिम्मेदारी मेरी है। मैं आपको जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको डेली करवाता रहूँगा। आज से मेरी यह जिम्मेदारी है। और साथ ही जो बच्चे उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए साथियों शाम को एक क्लास ज़रूर आएगी। शाम को कम से कम यहाँ साथियों 7 बजे के करीब में आपकी क्लास जीके जीएस की आ जाएगी। साथ में आपको उसमें मिलेगा साथियों रीजनिंग भी। आपको रीजनिंग और जीके ये दोनों साथियों शाम को 7 बजे वाली क्लास में आपको मिल जाएगी। और सुबह साथियों आपकी क्लास होगी एमटीएस के लिए जीके की क्लास आएगी। सभी क्लासेस साथियों ऑफलाइन ही रहेंगी, लेकिन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम की अगर कोई भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो वह शाम को 7 बजे वाली क्लास ज़रूर आप देखिएगा। आपके लिए वीडियो 7 बजे अपलोड कर दी जाएगी। उसमें साथियों आपको जीके और रीजनिंग हो सकता है दोनों मिले, और हो सकता है साथियों आपको रीजनिंग ही मिले और जीके की क्लास साथियों आप एमटीएस से ले लीजिएगा। क्योंकि जितने भी जीके हैं सभी के एक समान जीके आते हैं। और यूपीपी के एग्ज़ाम के पहले तक साथियों जितने भी प्रश्न रहेंगे जीके के और रीजनिंग के उन सभी को मैं पूरा करा दूंगा। यह मेरी जिम्मेदारी है। और एमटीएस वाले बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का टेंशन छोड़ दीजिए, यह मेरी जिम्मेदारी है। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवा दूंगा। तो बस साथियों जाते जाते यही कहूँगा, आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जितना हो सके इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जितना हो सके साथियों शेयर कीजिए। आप शेयर करेंगे साथियों तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं आपके लिए अच्छे अच्छे प्रश्न लाऊंगा। तो चलिए साथियों बातें भी बहुत ज़्यादा हो गई, अब मिलते हैं हम कल वाली वीडियो में। कल वाली भी वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। कल वाली वीडियो साथियों आपको 11 बजे के पहले ही आपको अपलोड हो जाएगी। आपको 10 बजे तक आपको वीडियो मिल जाएगी। और उत्तर प्रदेश पुलिस के बच्चों के लिए 7 बजे उनकी क्लास ज़रूर आ जाएगी। करेक्ट टाइम साथियों 7 बजे आपकी क्लास अपलोड कर दी जाएगी और आप अपनी क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।